दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार चुनाव में न तो कोई जेएनजी का जादू दिखाई दे रहा है और न ही बिहार का चुनाव किसी बदलाव या किसी सत्ता समर्थक लहर की कोई गुंजाइश दिखाई वहां दे रही है। सवाल यही है कि बिहार जा किधर रहा है। बिहार में अगले 10 दिनों में आचार संहिता लग सकती है। 10 दिनों में नहीं लगी तो 2 हफ्ते में तो आचार संहिता लग ही जाएगी। पिछली बार 25 सितंबर 2020 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी और 10 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई थी, काउंटिंग भी हो गई थी। इस बार चर्चा है कि 30 सितंबर के बाद कभी भी 1, 2, 3, 4 अक्टूबर कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और 15-16 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन घूम फिरकर सवाल वही आता है कि बिहार जा किधर रहा है। बिहार में मोटे तौर पर 2 गठबंधन है। प्रशांत किशोर तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर हो सकता है वो तीसरा कोण बना भी दे, लेकिन पूरे बिहार का चुनाव तो आमने सामने की लड़ाई में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन ही होना तयशुदा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एनडीए बनाम इंडिया की स्थिति में आखिर बिहार के चुनाव को तय कौन कर रहा है? बिहार की चुनावी बिसात कैसे तय हो रही है? बिहार में 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और दोनों अलग अलग गठबंधन में है, और 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं है उसमें एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड पिछली बार ही चिराग मॉडल से 50 से नीचे चली गई थी। उसके पास खोने को कुछ नहीं है। कम से कम 43 से नीचे वो नहीं जा सकती, उसका 43 से ऊपर बढ़ना तय है। ठीक इसी तरह इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर चली गई थी। उसके पास भी खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीटें 19 से नीचे जाएगी, गठबंधन में रहते हुए 19 से नीचे जाएगी, इस बात की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। तो जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए जिनके पास है उनके पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है। और जिनके पास खोने के लिए है वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने पिछले चुनाव की 75 सीटों से आगे बढ़ने के लिए अवसर ढूंढने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार चिराग मॉडल से जेडीयू को छोटा करने के बाद अब बीजेपी, अब जनता दल यूनाइटेड से आगे बनी रहेगी, ये चुनौती उसके सामने है। और जेडीयू से आगे निकलने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी अभी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अंततः घूम फिरकर बिहार का सवाल वही आता है कि आखिर बिहार में भूरा बाल की एंट्री क्यों हुई? अंततः बिहार के चुनाव में जाति गणना और राहुल गांधी की एंट्री क्यों हुई? अंततः बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अलग यात्रा निकालने की जरूरत क्यों हुई? और अंततः नीतीश कुमार लगातार फ्रीबीज की जो लाइन लगाए हुए हैं, अलग अलग स्कीम सामने ला रहे हैं, उसकी जरूरत नीतीश कुमार को क्यों हुई? और अंततः चिराग पासवान इस बार 2020 की तरह अलग चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? इन सब को अगर एक चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कई सारी बातें साफ हो जाती है। कई सारी बातें जो साफ होती है उसमें एक दो बातें तो एकदम सबको दिखाई दे रहा है। जाति गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना कोर वोटर समझती थी, वो बिखरा हुआ समूह बन चुका है। वो अपने अपने कैंडिडेट को विधानसभा भेजने की जुगत में लगा हुआ है, चाहे उसके लिए पार्टी या गठबंधन कोई भी हो। वहीं नीतीश कुमार का जो बेस वोटर था, जितना बड़ा बेस वोटर 2010 में था, उसे मोदी महालहर ने 2014 में छोटा कर दिया। तकरीबन 14% से 16% के बीच में समेट दिया। और वो 14 से 16% बेस वोट अब भी बना रहे, इसकी जुगत में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सामने चुनौती एमवाई से आगे बढ़ने की तो है ही, बल्कि एमवाई से आगे बढ़ने के साथ साथ एमवाई को भी पूरी तरह से अपने पाले में बचाए रखने की है। लेकिन अंततः मूल सवाल यही है कि बिहार के चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, निर्णायक कौन है बिहार के चुनाव का? तो बिहार के चुनाव का जो निर्णायक है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है बिहार का बहुसंख्यक अति पिछड़ा, हिंदू अति पिछड़ा, जिसकी तादाद तकरीबन 24% है। 36.5% अति पिछड़ा में 12.5% अल्पसंख्यक समाज का अति पिछड़ा है। तो 24% अति पिछड़ा और महादलित समुदाय में बिहार में रविदास समाज और पासवान समाज को छोड़ करके जो बिहार का महादलित वोटर है तकरीबन 8-9%,
वो 8-9%, यानी बिहार में 32 से 33% वोटर हिंदू अति पिछड़ा और महादलित समुदाय का 8-9% वोटर, रविदास और पासवान को छोड़कर, यही 32-33% वोटर बिहार के चुनाव को तय करने जा रहे हैं कि अंततः बिहार में पलड़ा किसका भारी होगा। इन्हीं वोटर्स के बीच नीतीश कुमार की फ्री बीज का भी असर है, इन्हीं वोटर्स के बीच जाति जनगणना का भी असर है, इन्हीं वोटर्स के बीच सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के मुद्दे और आरक्षण को बढ़ाने के मुद्दे का भी असर है। संविधान बचाना इसी 32-33% वोटर्स के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या फ्री बीज संविधान बचाने के मुद्दे पर भारी पड़ जाएगी? क्या अलग अलग सामाजिक समूह जिस प्रकार से तैयार हुए हैं, उन सामाजिक समूहों की परिस्थितियों में जेनजी जिसे आजकल कहा जा रहा है, खासकर नेपाल के बाद, वो जेनजी बिहार में कुछ काम कर पाएगा? बिहार में ए जी ओ जी कोई भी जी आ जाए, बहुत ज्यादा काम करते नहीं दिखाई देते। तो ये जेनजी कितना काम करेगा, जरा इस जेनजी को समझने के लिए जेनजी को जानना जरूरी है कि ये जेनजी है क्या। आजकल सोशल मीडिया में एक टर्म बड़ा वायरल हो रहा है, जेनजी। 1997 से 2012 के बीच में जन्मे हुए लोगों को जेनजी कहा जा रहा है, यानी वैसे वोटर जो 28 साल या 28 साल से कम उम्र के हैं, 18 से 28 साल के बीच में जिनकी उम्र है, उन्हें ही जेनजी कहा जा रहा है। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें, तो चुनावी राजनीति के लिहाज से, तो ये जेनजी किस प्रकार से बिहार के चुनाव को प्रभावित करेगा, उसे समझने के लिए इस जेनजी को समझना जरूरी है। इस जेनजी के बीच डोमिसाइल मुद्दा है। शिक्षक की भर्ती हुई बिहार में, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोग बड़ी संख्या में सिलेक्ट हुए। उसके बाद जब सिलेक्शन प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया, तब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू किया। और इसके अलावा इसी जेनजी को यदि आप देखें, तो बिहार का जेनजी सुबह से शाम तक 2 GB डेटा खर्च करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है। दिन रात मोबाइल में टिप टैप कर रहा है, अलग अलग बटन दबा के अलग अलग, अब तो एआई भी आ गया है, एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है। और वो जेनजी वीडियो गेम भी खेल रहा है, वो जेनजी से आगे बढ़कर पबजी भी खेल रहा है, वही जेनजी कुछ और काम भी कर रहा है। मतलब सुबह से शाम तक 2 GB डेटा खर्च करना है उसका प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। तो 2 GB डेटा खर्च करने वाली पीढ़ी बिहार में कोई क्रांति कर देगी, भूल जाइए। लेकिन उसके ऊपर सामाजिक न्याय के मुद्दे का असर है, उसके ऊपर संविधान बचाओ के मुद्दे का असर है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व का असर है। और उन सब के बीच उस जेनजी के ऊपर बिहार में यथास्थितिवाद को कायम रखा जाए या बदलाव किया जाए, ये भूमिका भी, ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन इन मुद्दों के आश्रय बिहार की सियासत को करने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि इन मुद्दों के आश्रय बिहार की राजनीति में बदलाव की बहुत बड़ी गुंजाइश देखी नहीं जा सकती। तो आखिर बदलाव की गुंजाइश देखी कहां जाएगी, किस मुद्दे के सहारे देखी जाएगी? तो बदलाव की गुंजाइश जो देखने की कोशिश सबसे पहले शुरू की, वो राहुल गांधी ने की। वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर एसआईआर के विरोध में 17 दिनों तक राहुल गांधी ने बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक बिहार की यात्रा की। भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखा। लेकिन याद रखिए, एसआईआर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बने या ना बने, राहुल गांधी युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग का हो, युवाओं के लिए राहुल गांधी कुछ करना चाहते हैं। ये बात नीचे तक पहुंची। लेकिन सवाल तो घूम फिर कर वही आता है कि जो राहुल गांधी करना चाहते हैं, वो सवाल नीचे तक जब पहुंचा, जनता के बीच विमर्श का मुद्दा बना। आज की तारीख में बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा किसी पार्टी की हो रही है, तो कम से कम मैंने अपने होशो हवास में नहीं देखा था जितनी हर जगह कांग्रेस की चर्चा हो रही है। कांग्रेस का संगठन नदारद, कांग्रेस पार्टी के लिए नैरेटिव सेट करने वाला समूह नदारद। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दलित चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, महादलित चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम, और दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस प्रकार का नैरेटिव बिहार में सेट करना चाहते थे, वो नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया। लेकिन उस नैरेटिव से तो राहुल गांधी के इस नैरेटिव से तो तेजस्वी यादव को खुश होना चाहिए था। क्या वाकई तेजस्वी यादव खुश हैं? पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। पक्के तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी एक अलग से यात्रा निकाल दी। और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जब तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली,
तो जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया, उस ढंग से तेजस्वी यादव की यात्रा में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। मैसेज बिहार में अलग तरीके से नीचे तक जा रहा है। कई जगह यह मैसेज भी है कि बिहार का दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि दलितों और अल्पसंख्यकों की पहली पसंद कांग्रेस है, लेकिन वो पसंद उन्हीं सीटों पर है जहां कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवर्ण वोटर अब घुटन महसूस कर रहा है। यह भूरा बाल वाली बात जो जनता दल यूनाइटेड के नेता आनंद मोहन कह रहे हैं, क्या यह भूरा बाल की बात से बिहार की सियासत 1995 के दौर में वापस चली जाएगी? कतई नहीं। 1995 के दौर में आनंद मोहन बिहार के अगड़े वर्ग के नेता के तौर पर उभरे थे। आर पार की लड़ाई चुनावी माहौल में कर रहे थे और आर पार की उनकी लड़ाई ने ऐसा समा बांधा कि बिहार में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एक ऐसी गोलबंदी सामने आई जिसने लालू यादव को एक बहुत बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। और यदि चारा घोटाला नहीं हुआ होता तो लालू यादव जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन ही गए थे, कौन जानता था कि एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लालू यादव ही प्रधानमंत्री बन जाते। खैर, क्या होता नहीं होता ये बात अलग की है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये भूरा बाल की राजनीति, अगड़ा बनाम पिछड़ा की वो कथित आर पार की राजनीति, इसने कहीं ना कहीं आनंद मोहन के द्वारा जाने या अनजाने जो नैरेटिव 1995 में सेट हुआ, उस नैरेटिव ने लालू यादव के पक्ष में एक ऐसा माहौल बनाया जिसने बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की सियासत में भी एक बहुत बड़ी रेखा खींची थी। लेकिन आज जो विरासत पिछड़ा वर्ग की राजनीति की 1995 में लालू यादव के साथ थी, क्या आज किसी एक दल के साथ है? अब वो पिछड़ा वर्ग की राजनीति 3 धाराओं में विभक्त हो चुकी है, 3 धाराओं में बढ़ चुकी है। लालू यादव पिछड़े वर्ग के नेता से यादव नेता के तौर पर स्थापित हो गए। खासकर 1997 में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यादव नेता के तौर पर लालू यादव स्थापित हुए, तो गैर यादव पिछड़ों का झुकाव जो 1997 से नीतीश कुमार के पक्ष में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, वो 2005 आते आते नीतीश कुमार अति पिछड़े और गैर यादव पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए। वो चेहरा नीतीश कुमार का 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले तक चला, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल का एक सम्मिश्रण बनाया, एक कॉकटेल की तरह नरेंद्र मोदी को सामने लाकर मंडल और कमंडल का एक सम्मिश्रण बनाने की कोशिश की, एक चुनावी कॉकटेल बनाने की कोशिश की, उस कॉकटेल में नरेंद्र मोदी का ये जुमला कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं, ऐसे ऐसे शब्द नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी जुबान से इस्तेमाल किए और उस गैर यादव पिछड़े वर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की लाइन पर खड़ा होने वाला एक वर्ग भी तैयार किया। वो वर्ग आज भी है, भले ही उसकी संख्या में कमी आई है और नीतीश कुमार ने भले ही उस वर्ग की राजनीतिक तौर पर रीढ़ तोड़ने का काम किया, जब जाति जनगणना कराकर चुनावी हिंदुत्व की पूरी धारा को ही पैदल करने का काम जब 2023 के अक्टूबर में नीतीश कुमार ने कर दिया, उसके बाद तो यह साफ हो चला कि अब बिहार की राजनीति में 2014 की वापसी संभव नहीं है। नीतीश कुमार के लिए भी 2010 के सिनेरियो की वापसी संभव नहीं है और लालू यादव के लिए भी 1995 की वापसी संभव नहीं है। भाजपा के लिए 2014 की वापसी संभव नहीं, नीतीश कुमार के लिए 2010 की वापसी संभव नहीं और लालू यादव के लिए 1995 जैसी वापसी संभव नहीं। तब सवाल यह उठता है कि इन तीनों से जो वोटर्स का बड़ा हिस्सा टूटा, वो जा किधर रहा है? जो बड़ा हिस्सा इन तीनों से अपनी उपेक्षा का दंश झेलते हुए टूटा, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो प्रगतिशील पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित महादलित का तबका हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग का तबका हो, चाहे चुनावी हिंदुत्व की उस पूरी नैरेटिव में खुद को ठगा महसूस किया जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का मोदीमय हो चुका 2014 का तबका हो, सबने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ठगा महसूस किया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक स्पेस बनना स्वाभाविक दिखता था। राहुल गांधी ने कोशिशें की, लेकिन जब राहुल गांधी या कोई भी पार्टी का नेता कोशिश करता है तो संगठन उन कोशिशों को अस्थायी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। याद कीजिए मंदिर आंदोलन को, लाल कृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे,
जब लोकसभा में भाजपा 2 पर सिमट गई थी, उसके बाद से भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद और जनाधार को बढ़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। तो एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी फ्रंट पर रहते हुए पार्टी के चेहरे के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं जमीन पर संगठन को, गांव गांव तक संगठन को और चुनावी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के सामाजिक समूह को पार्टी से जोड़ने का काम था, वो काम गोविंदाचार्य जैसे लोग पर्दे के पीछे से बखूबी कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गोविंदाचार्य की भूमिका निभाने वाला चेहरा दिखता है? और यदि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चेहरा दिखता तो तय मानिए कि प्रशांत किशोर की बिहार के चुनाव में जो आज 6-7% वोटों की जगह बनती दिख रही है, वो दिखती नहीं। कांग्रेस पार्टी में प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा अल्लावरू की एंट्री कब हुई बिहार में? चुनावी साल में 2025 में उनकी एंट्री होती है। राजेश राम की बतौर प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी कब हुई? चुनावी साल में होती है। संगठन को धार देने के लिए कम से कम 2-2.5 साल का वक्त चाहिए था। चुनावी साल में भोज के समय कोहड़ा रोपने की जो बिहार की कहावत है, भदेश कहावत है, उस कहावत पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई तो दिखाई दी। कोशिशें भी सार्थक दिशा में है, वक्त कम है। वक्त के साथ साथ पार्टी के किसी भी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा और काम करने का तरीका होता है, उसमें आमूल चूल बदलाव महज 8-10 महीनों में नहीं लाया जा सकता, यह भी सत्य है। कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई नामलेवा नहीं था। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक स्टेपनी की तरह दिखाई दे रही थी, आज दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस आज दिखाई दे रही है तो क्या वो बदलाव लाएगी? राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर अलग अलग सीटों पर, किसी एक पार्टिकुलर सीट पर, हर पार्टिकुलर सीट पर कांग्रेस पार्टी उस सीट के अकॉर्डिंग सामाजिक समीकरण में अपने कैंडिडेट को ढूंढकर अपनी सीटें बढ़ा लेगी। कोशिशें उसे चुनाव के बाद करनी है और चुनाव के बाद की कोशिशों के लिए कांग्रेस के पास 40 विधानसभा सीटें होनी विधानसभा में जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी 40 सीटें इस चुनाव में जीत पाएगी? बड़ा सवाल है। और याद रखिए, कांग्रेस पार्टी यदि 40 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी 40-45 से ऊपर नहीं जाएगी। असल चुनावी लड़ाई जो ग्रामीण बिहार की लगभग 200 सीटों पर होनी है, वो राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड मोटे तौर पर होनी है। कहीं कहीं दूसरे दल एनडीए के भी होंगे, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के भी होंगे, लेकिन बिहार के सामाजिक ढांचे में अंततः डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में वही बहुसंख्यक हिंदू अति पिछड़ा जो 24% है, और वही माइनस पासवान माइनस रविदास जो बिहार का महादलित तबका है, वही डिसाइडिंग फैक्टर बनने जा रहा है। वरना सबका पॉलिटिकल एजेंडा और चुनावी रूप से कौन कहां जा रहा है यह तय है। यादव वोटर सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। जहां जहां विपक्ष के कैंडिडेट यादव होंगे वहां थोड़े बहुत टूटेंगे। ठीक इसी तरह से अल्पसंख्यक मतदाता एनडीए के खिलाफ मतदान करने जा रहा है, कहीं कोई दो राय नहीं है। पासवान चिराग पासवान के साथ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। भूरा बाल का अधिकांश हिस्सा किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को चुनाव जिताने और हराने की कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि बिहार में चाहे कोई जितना भूरा बाल कर ले, मुख्यमंत्री उसे बनना नहीं है। तो मुख्यमंत्री उसे बनना नहीं है तो वो अपने विधायकों की संख्या को जरूरत से ज्यादा, जितना हो सके उतनी बड़ी संख्या में विधानसभा पहुंचाने की कोशिश में है। चाहे वो एनडीए से पहुंचाए, चाहे वो इंडिया से पहुंचाए, चाहे कहीं कहीं जनसुराज में दम दिखे तो उधर से पहुंचाने की कोशिश करे। यही बिहार की राजनीति का सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिखर चुका है। यही बिहार की राजनीति का सत्य है कि नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य की चर्चा के बीच, अब उनका स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य के चर्चा के बीच अब भी बिहार में पिछड़े वर्ग के बीच यादव बनाम गैर यादव के बीच जो राजनीतिक विभाजन 2006 से दिखाई दे रहा है वो यथावत बना हुआ है। और अब भी बिहार में नीतीश कुमार की सेहत मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी 11 सालों से रहकर बिहार में पलायन नहीं रोक पाई, ये भी मुद्दा है। बिहार को बिहारी चलाएंगे या गुजरात लॉबी चलाएगी, ये भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ किस तरह से भरोसे का गठबंधन कायम कर चुनाव लड़ते हैं, ये परसेप्शन भी बिहार के चुनाव में, ये धारणा भी बिहार के चुनाव में काफी हद तक चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। और अंततः कास्ट इक्वेशन तो सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण है। कोई कुछ कह ले,
कोई भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, कौन जीतेगा तो बांग्लादेश में पटाखे फूटेंगे, कौन जीतेगा तो गुजरात में फूटेंगे, कौन जीतेगा तो बंगाल में पटाखे फूटेंगे। ये सब बातें बिहार के चुनाव को प्रभावित नहीं करती, पहले भी देखा जा चुका है। बिहार के चुनाव को जेएनजी भी प्रभावित नहीं करेगा, बिहार को के चुनाव को किसी तरह का फ्रेंजी भी प्रभावित नहीं करेगा। बिहार के चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में बिहार के वोटर के बीच बदलाव की जद्दोजहद का अचानक से ठिठक जाने की स्थिति तो पैदा नहीं हो गई है। इसी के बीच में बिहार के चुनाव की डिकोडिंग हो सकती है कि जनता जा कहां रही है। जनता का बड़ा हिस्सा बदलाव चाहता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा उस बदलाव के दौर में 2005 वाली सत्ता को फिर से सत्ता सौंप देगा। भले ही 5 वाली पीढ़ी अब राजनीतिक तौर से लगभग विदा ले चुकी है। अब राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व एक युवा और ऊर्जावान नेता तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव उस धारणा को तोड़ पाए हैं? इस बात में कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव ने तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कलेवर बदलने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष 2005 से पहले की याद जनता के दिलों में बनाए रखने की वो भी भरपूर कोशिश कर रहा है। तो इन भरपूर कोशिशों और जद्दोजहद के बीच किसका पलड़ा भारी है, ये वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार का इस बार का चुनाव इतना स्थानीय होने जा रहा है, इतना लोकल इलेक्शन होने जा रहा है, जो राज्य स्तर के नैरेटिव से भी नहीं, जिला स्तर के नैरेटिव से भी नहीं, बल्कि कंस्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा स्तर के नैरेटिव से तय होने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। और जब उस स्तर पर चुनाव तय होने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए, तो ये नतीजा क्या वर्ष 2000 के चुनाव की तरह खंडित जनादेश के रूप में सामने आएगा, जिसमें पहले 7 दिन का मुख्यमंत्री बना, तो 7 दिनों के बाद में 5 सालों का मुख्यमंत्री एन के प्रकारेण बनाया गया। क्या उसी स्थिति में तो बिहार खड़ा नहीं हो गया? इंतजार कीजिए, बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। उम्मीद से आगे जाकर किसी भी तरह का सरप्राइजिंग चुनावी नतीजा देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।